अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमसे ये कहा जा रहा है अ बॉडी इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 2.5 न्यूटन पर मीटर। एक बॉडी जो है वो सस्पेंडेड है एक वर्टिकली आइडियल स्प्रिंग से। मतलब अगर फिगर के जरिए हम यूँ समझें कि लेट सपोज एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग में एक बॉडी जो है वो वर्टिकली यूं सस्पेंडेड है, ठीक है। और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब के की वैल्यू कितनी है? 2.5 न्यूटन पर मीटर है। ओके। अब बॉडी जो है इस स्प्रिंग में फिलहाल रिलैक्स पोजीशन में है। जब यहाँ से इस बॉडी को रिलीज किया जाएगा तो ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। मूव करके फिर जो है वो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऑसिलेट करती रहेगी। तो जो इसकी ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन वाली जो मोशन है इसकी मीन पोजीशन से, ठीक है, उस मोशन को जो है जो इक्वेशन डिस्क्राइब करती है वो इक्वेशन हमें ये प्रोवाइडेड है। अब मोशन की इक्वेशन तो हमें प्रोवाइडेड है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब ये बॉडी जो है इस मीन पोजीशन के अराउंड क्या करेगी? ये ऑसिलेट करती रहेगी, ठीक है। तो ऑसिलेशन की जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेशन हमें दी हुई है। हमें इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होगी? इस मीन पोजीशन पर होगी, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगी, जहाँ पे x जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होगी? जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इस पोजीशन पे जहाँ पे x क्या है? 0 है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इस मीन पोजीशन पर, और वेलोसिटी मैक्सिमम होने की सूरत में काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम इसको डेटा यूं बनाएं कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमें मिला हुआ है 2.5 न्यूटन पर मीटर और काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। जो मोशन को डिस्क्राइब कर रही है इक्वेशन वो हम क्या मिली हुई है? y इज इक्वल टू 4.0 सेंटीमीटर साइन 0.70 रेडियन पर सेकेंड और मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इस इक्वेशन को हम जो लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं? y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक्चुअल इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन में ये डेटा जो है ये पुट की गई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ये जो y नॉट है, ये y नॉट एम्पलीट्यूड बताएगा इस मोशन का कि मीन पोजीशन से ये स्प्रिंग मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, वो होगा एम्पलीट्यूड, वो होगा y नॉट, ठीक है। ये मीन पोजीशन है जहाँ पे x क्या है? 0 है। मतलब इस पोजीशन पर जो स्प्रिंग अब स्प्रिंग के साथ बॉडी अटैच थी वो रिलैक्स थी, वो किस पोजीशन पर थी? x इक्वल टू 0 पर। यहाँ से बॉडी को जब रिलीज किया तो बॉडी मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? वो है एम्पलीट्यूड y नॉट। y नॉट कितना दिया हुआ है? 4.0 सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी है। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 0.70, ये वाली वैल्यू। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि ये कितने टाइम में कितने ये चक्कर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट कंप्लीट करेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.70 रेडियन पर सेकंड दी हुई है। हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? K इज इक्वल टू 1/2 mv² मैक्सिमम। v² मैक्सिमम वेलोसिटी वो मीन पोजीशन पर होती है और उसका क्या फार्मूला है? उसका फार्मूला है y नॉट ओमेगा। y नॉट जो है वो दिया हुआ है 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.0 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0.04 मीटर मिलेगा। और ओमेगा जो है 0.70 रेडियन पर सेकंड हमें इक्वेशन में दिया हुआ है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है y नॉट ओमेगा के, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे कि इसको दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे। जब हम दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो v² मैक्सिमम बराबर हो जाएगा ये y नॉट का स्क्वायर और ये ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिल गया। अब इसको क्या करेंगे? इसको आप पुट करें इसकी जगह पर, स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी की जगह पर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमें फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा? इस v² मैक्सिमम की जगह पर हम क्या रखेंगे? y नॉट स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा। अब ओमेगा स्क्वायर जो है ये बराबर किसके होगा? ओमेगा बराबर होता है स्क्वायर रूट k/m। दोनों साइड से आप स्क्वायर करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा k/m के बराबर होगा। तो क्या करें? ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आप क्या रखें? k/m रखें। तो मैंने आगे के स्टेप में यही किया। इस
ओमेगा स्क्वायर की जगह पर मैंने रखा k अपान m, तो m m कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1/2 k y नॉट स्क्वायर। अब हमें k की वैल्यू रख देनी चाहिए 2.5 और y नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 0.04 मीटर है। तो ये दोनों वैल्यूज अब इस वाले इक्वेशन में हमें रख देनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 1/2 मल्टीप्लाई ये k बचा था तो k की वैल्यू 2.5, y नॉट की वैल्यू 0.05 है, y नॉट स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। सबसे पहले इसका आप स्क्वायर निकालें, फिर 2.5 से आप मल्टीप्लाई करें, फिर आप जो है 2 से आप उसको डिवाइड कर दें तो हमें आंसर मिलेगा 0.002 जूल। इस पॉइंट को मूव करा के 2 के बाद लेके जाएं। कितने डिजिट आपने मूव कराए 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ 10⁻³ ये बराबर होता है मिली के। तो 10⁻³ को रिमूव करके इसकी जगह पर क्या रखूंगा मैं मिली में रख देता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिली 2 मिली जूल हमें काइनेटिक एनर्जी मिली। तो इस आंसर को बुक के आंसर से आप वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी हमारे पास क्या है वही 2.0 मिली जूल है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस न्यूमेरिकल के बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमसे ये कहा जा रहा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। जो सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है मतलब जो टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को क्या कहते हैं टाइम पीरियड कहते हैं। सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। वो बॉब जो कि सिंपल पेंडुलम जहाँ सिंपल पेंडुलम की अरेंजमेंट में जो बॉब है उस बॉब के मास के ऊपर जो है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड नहीं कर रहा। बाय कंट्रास्ट द पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, जो मास स्प्रिंग सिस्टम का जो पीरियड है वो डिपेंड करता है मास पर। अब आप इस अपीयरेंट कंडीशन को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, अब ये है मतलब इसकी स्टेटमेंट का। मैं दोबारा समझा देता हूँ कि क्या है ये। जो सिंपल पेंडुलम में उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता मास पे, लेकिन जो मास स्प्रिंग सिस्टम में उसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप किस तरह से इस कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम सिंपल पेंडुलम से हम स्टार्ट करते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है, यहाँ हम कहते हैं कि जो हम डिटरमाइन करते हैं t = 2π√L/g से। अब देखें कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पर और जी पर। जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर हम यूं कहें कि लेट्स सपोज कि हमारे पास दो जो है सिंपल पेंडुलम में, एक पेंडुलम में एक हैवियर ऑब्जेक्ट है और दूसरे पेंडुलम के अंदर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दोनों की लेंथ सेम है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ बराबर है। जब हम इन दोनों का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मालूम करेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करेगा तो इसका जो टाइम पीरियड होगा और जो इसका जो टाइम पीरियड होगा दोनों के टाइम पीरियड क्या होंगे होंगे, बराबर हमें मिलेंगे। क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा कि ये जो बॉब इसके अंदर अटैच्ड है कि इसका मास ज़्यादा है या इसका मास कम है, तो इसका पीरियड भी जो है वो कम और ज़्यादा आना चाहिए। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड कर रहा है लेंथ पर। अगर लेंथ बढ़ेगी कम होगी तो उससे जो है टाइम पीरियड के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। मास के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता। आप जो है इस फार्मूले के अंदर आप देख सकते हैं। तो टाइम पीरियड एक ऑब्जेक्ट चाहे हैवी हो चाहे ऑब्जेक्ट जो है वो जिसका मास क्या हो कम हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करा लेंथ से। लेंथ बढ़ेगी कम होगी तो उससे टाइम पीरियड भी जो है वो क्या होगा इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो फार्मूले में क्या है, द बॉब इज नॉट अ फैक्टर मीनिंग दैट हैवियर बॉब विल ऑसिलेट एट द सेम पीरियड एज लाइटर बॉब। जैसे कि मैंने समझाया कि जो हैवियर बॉब है वो भी सेम पीरियड से सेम टाइम से जो है वो ऑसिलेट करेगा जिस तरह से एक लाइटर बॉब जो है मूव कर रहा है, ठीक है। एज लॉन्ग एज द लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिमेन सेम, जब तक जो है इनकी लेंथ और जी की वैल्यू क्या है वो दोनों की रिमेन सेम रहेगी, तो दोनों सेम पीरियड से जो है वो मूव करते रहेंगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो प्रोपोर्शनल है मास से। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। फार्मूले में जो जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो इस वजह से चाहे हैवियर बॉब हो या जो है वो लाइटर बॉब हो, दोनों का जो है टाइम पीरियड सेम होगा अगर लेंथ और जी की वैल्यू दोनों के लिए क्या है बराबर है। तो सिंपल पेंडुलम का जो
टाइम पीरियड है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है सिर्फ दो फैक्टर पर। एक फैक्टर लेंथ है, दूसरा फैक्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब हम मास स्प्रिंग सिस्टम को हम देखते हैं तो मास स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? एक तो मास से, दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट के से। तो ये टाइम पीरियड है किसका? मास स्प्रिंग सिस्टम का। अब ये फार्मूला हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर एक मास स्प्रिंग सिस्टम में, ठीक है, उसका मास जो है कम है किसी दूसरे मास स्प्रिंग सिस्टम से, लेट सपोज ये एक और मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें ऑब्जेक्ट जो का मास ज्यादा है, ठीक, तो जिसका मास जो है कम है वो क्या करेगा? वो फास्टर रेट से ऑसिलेट करेगा, ठीक है। फास्टर रेट से मतलब इसका जो मोशन का जो रेट होगा ऑसिलेशन का वो ज़्यादा होगा। जब रेट ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है तो मतलब ये कि इसका टाइम पीरियड जो है वो क्या है? कम होगा। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, ठीक है, उसका जो ऑसिलेशन रेट है मतलब ऑसिलेट करने का जो रेट है वो क्या होगा? स्लो होगा। ऑसिलेट करने का रेट जो है वो स्लो है तो इट मीन्स इसका टाइम पीरियड क्या है? ज़्यादा है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका ऑसिलेट करने का रेट स्लो होगा और टाइम उसका क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। तो टाइम पीरियड बेसिकली है क्या? टाइम पीरियड ये है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पे पहुँचेगा, दोबारा अपनी सेम पॉइंट पर पहुँचे, तो ये एक चक्कर, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम इसको लगेगा वो टाइम क्या है? टाइम पीरियड कहलाएगा। तो जिसका मास ज़्यादा है वो एकदम से यूं जाएगा और दोबारा एकदम से जो है वापसी आएगा, तो इसका ऑसिलेट करने का रेट क्या हुआ? फास्ट हुआ। तो टाइम पीरियड इसको क्या लगेगा? कम लगेगा एज़ कम्पेयर किसके? हैवियर ऑब्जेक्ट के जिसका मास जो है वो क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ से पता चला? हमें ये पता चला कि जो हैवियर मास है वो उसको रिक्वायर्ड होगी ज़्यादा फोर्स एक्सेलरेट करने के लिए, एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट डिटरमाइन द रीस्टोरिंग फोर्स। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या कर रहा है? वो रीस्टोरिंग फोर्स को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा। सो द पीरियड अफेक्टेड बाय द मास, तो जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो उसको मास क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल पेंडुलम के केस में और मास स्प्रिंग के केस में जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंडेंट है। तो सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड है वो एक तो जिस स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट अटैच्ड होगा उस लेंथ पर, और जो जी की वैल्यू होगी वो 9.8 जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जब मास स्प्रिंग सिस्टम की हम बात करेंगे तो मास स्प्रिंग सिस्टम में जो मास अटैच्ड होगा इसके मास पर, और जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग की जो के की वैल्यू है इसके ऊपर जो है वो टाइम पीरियड डिपेंडेंट है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा सिंपल पेंडुलम और मास स्प्रिंग का टाइम पीरियड। इसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ चलेंगे कि न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? एक सिंपल पेंडुलम है उसका पीरियड क्या होगा? ऑफ मास 6.0 kg। जो मास है सिंपल पेंडुलम में उसका वो मास कितना है? 6.0 kg है, ऑसिलेटिंग ऑन अ 4.0 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। मतलब कि एक मास अटैच्ड है एक स्ट्रिंग के साथ, और ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? 4.0 मीटर इसकी लेंथ है, और ये मास कितना है? मास जो है वो 6.0 kg है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस सिंपल पेंडुलम का पीरियड फाइंड आउट करना है, मतलब टाइम। तो डेटा हमारे पास क्या है? मास 6.0 kg, लेंथ 4.0 मीटर, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का उसका फार्मूला क्या है? T = 2π√L/g। हमें वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली, तो यहाँ पे 2 और पाई की वैल्यू 3.14, स्क्वायर रूट L की वैल्यू 4 मैंने रख दी, G की वैल्यू 9.8 रखी। 4 को डिवाइड करेंगे 9.8 के साथ, जो आंसर आएगा उसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो टाइम पीरियड हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया तो वो कितना मिला? 0.638 मिला, और इसकी मल्टीप्लिकेशन का जवाब क्या है? 6.28 है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टाइम पीरियड जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 4.01 सेकेंड मिलेगा। जब इस आंसर को बुक के आंसर से हम वेरीफाई करते हैं तो बुक का आंसर भी वही सेम है। तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, ओके, इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल नंबर 6 जो कि बहुत आसान था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7 हमसे ये कहना चाह रहा है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड मास 2.5 kg swings with a mechanical energy of 0.015 joule. What is its amplitude?
एम्पलीट्यूड क्या होगा। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है, मतलब इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट जिस स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है उसकी लेंथ कितनी है, 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास जो है वो 2.5 kg है। इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी है, 0.015 है। मतलब ये कि ये बॉब जो है ये क्या करेगा, मूव करेगा, तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 0.015 जूल है। व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब ये वाली पोजीशन जहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम x नॉट से शो कराते हैं, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है। तो डेटा हमारे पास क्या है, लेंथ 75 सेंटीमीटर, मास 2.5 kg, एनर्जी जो है 0.015 है, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है और जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एनर्जी को देखेंगे। जो एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो ऑसिलेटरी मोशन में होती है, वो किसके बराबर होती है, ई इक्वल टू 1/2 kx नॉट स्क्वायर। अब k को हम फाइंड आउट करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है ओमेगा इक्वल टू √k/m के। तो दोनों साइड से जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, k/m के बराबर होगा, क्योंकि इस स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस m को जो है इस दूसरी साइड हमें लेके जाना है। तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर, m बराबर किसके हो जाएगा, k के। तो अब क्या करें, इस k की जगह पर ओमेगा स्क्वायर m को रख लें। तो एनर्जी जो है वो बराबर किसकी होगी, ओमेगा स्क्वायर m x नॉट स्क्वायर के, ठीक है। पेंडुलम के केस में जो ओमेगा होता है वो ओमेगा किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है √g/L के। तो ओमेगा की जगह पर हम क्या रखेंगे, √g/L रखेंगे, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर है तो हमें क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है इसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख के और इसको होल स्क्वायर कर दिया। अब दोबारा इसका √g/L का जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगी। तो एनर्जी जो है वो बराबर होगी 1/2 मल्टीप्लाई g/L m x नॉट स्क्वायर। x नॉट स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो L जब इस तरफ आएगा तो E के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इस तरफ आएगा तो वो भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2EL होगा। बाकी उस तरफ क्या बचेगा, उस तरफ बचेगा जी एम और x नॉट स्क्वायर, ठीक है। x नॉट स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो जी एम को या एम जी को बराबर की दूसरी साइड लेकर आएंगे तो ये 2EL के साथ डिवाइड में आ जाएगा mg और बाकी क्या बचेगा, x नॉट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बनेगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू जो है जब हम पुट करेंगे तो 2 सेम एनर्जी कितनी मिली हुई है, 0.015 और लेंथ कितनी मिली हुई है, 75 सेंटीमीटर। 75 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे रखा है। डिवाइड में m कितना है, 2.5 kg डेटा में मौजूद है और g की वैल्यू 9.8 होती है। तो जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, मतलब इन तीनों वैल्यू को, इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.0022 और 2.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24.5 आएगा। तो x नॉट का जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x नॉट मतलब एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा 0.030 मीटर में मिलेगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x नॉट बराबर किसके होगा, 0.030 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर मिलेगा 3.0 सेंटीमीटर। अब ये एम्पलीट्यूड मिल गया किसका, इस पेंडुलम का, जिसकी लेंथ जो है वो कितनी थी, 75 सेंटीमीटर और मास इसका बॉब का कितना था, 2.5 kg। और जब ये मूव करेगा तो इसकी एनर्जी कितनी थी, 0.015। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, मतलब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर होगा। इसको बुक के आंसर से वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही सेम है। तो इट मीन्स दैट हमारी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल नंबर 8 और न्यूमेरिकल नंबर 9 और न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ हम चलेंगे।
आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8। पेंडुलम ऑफ लेंथ L1 हैज अ पीरियड ऑफ T1 बराबर 0.950 सेकंड। एक पेंडुलम में जिसकी लेंथ L1 है, हम कहते हैं कि ये पेंडुलम है हमारे पास, ठीक है। इसके स्ट्रिंग के साथ एक बॉब अटैच्ड है और इसकी लेंथ L1 है, और इसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, मतलब अगर इसको हम यहाँ से स्ट्रेच करके हम इस पॉइंट तक लेकर आने के बाद जब हम इसको यहाँ से रिलीज करेंगे, जब यहाँ से ये मूव करके इस पॉइंट से दोबारा इसी सेम पॉइंट पे पहुंचेगा, तो जो इसका टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड कितना है, 0.950 सेकेंड है, ठीक। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज एडजस्टेड टू अ न्यू वैल्यू L2 सच दैट T2 इज इक्वल टू 1.00 सेकेंड। अब इसी सेम पेंडुलम की जो लेंथ है उसको दोबारा एडजस्ट किया गया है, मतलब लेंथ को जो है वो बढ़ाया गया है या कम किया गया है। हम ये सपोज करते हैं कि इसकी लेंथ को जो है वो क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो लेंथ को दोबारा इसकी बढ़ा के और उस लेंथ को हम L2 से शो करते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या है, T2, वो टाइम पीरियड है 1.00 सेकेंड है, ठीक है। व्हाट इज द रेशो ऑफ L2 अपॉन L1? इस लेंथ का रेशो इसके साथ कितना है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो L2 अपॉन L1 जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो डेटा हमारे पास मौजूद है, T1 कितना है, 0.950 सेकेंड। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये टाइम है, तो आप इसको यहाँ पे इसको रिमूव कर दें। और दूसरा टाइम पीरियड हमें कितना मिला हुआ है, 1.00 सेकेंड। L2 अपॉन L1 हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का फर्स्ट वाले का वो बराबर है किसके, T1 बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G1, और सेकंड वाले का जो है वो टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन G इस दूसरे वाले का है। रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस T2 को डिवाइड कर देना है T1 के साथ। तो T2, द रेशो ऑफ T2 एंड T1 इज T2 अपॉन T1 मैंने डिवाइड किया, और T2 जो है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन 2G है, तो वही मैंने रखा। उसको डिवाइड किससे किया, T1 के इस वैल्यू से, ठीक है। अब ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, G और G कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, T2 अपॉन T1 बराबर अंडर रूट L2 अपॉन अंडर रूट L1 बचेगा, ठीक है। इसको हम एक ही अंडर रूट में रख सकते हैं, यूं L2 अपॉन L1 यूं भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर देना चाहिए। जब दोनों साइड से मतलब इसको स्क्वायर करेंगे और इसको भी यहाँ से दोनों साइड से हम स्क्वायर करेंगे, तो ये होगा T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर बराबर ब्रैकेट स्टार अंडर रूट L2 अपॉन L1 और ये होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो अंडर रूट की जगह पर आप क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, मतलब L2 अपॉन L1, और ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब क्या है, 1/2, ये 1/2 मैंने रखा। फिर होल पावर में ये 2 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो L2 अपॉन L1 अंडर रूट से बाहर हो जाएगा। तो T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर बराबर किसके होगा, L2 अपॉन L1 के। T2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.00 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, तो 1.00 को रख के स्क्वायर कर देंगे, और T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है 0.950। तो T1 की वैल्यू रख के हमने उसको भी क्या किया है, स्क्वायर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 0.959 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 0.9025। 1 को डिवाइड करेंगे 0.9025 से, तो हमें आंसर मिलेगा 1.10। तो रेशो जो है दो पेंडुलम के दोनों लेंथ का जो रेशो है, ठीक है। एक पेंडुलम था, इसकी लेंथ को हमने एडजस्ट किया, दूसरा पेंडुलम बनाया हमने, लेंथ को हमने बढ़ा दिया, ठीक है, L2 को। तो इस पेंडुलम की लेंथ को जो पहले वाली जो लेंथ थी उससे हमने क्या किया है, इसको हमने रेशो इसका निकाला। तो रेशो हमें कितना मिला, 1.10 हमें ये रेशो मिला। इस रेशो को बुक के आंसर से आप वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही ऑलमोस्ट सेम है, 1.11 है। हमारा आंसर 1.10 है, तो ये ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल नंबर 8 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ चलेंगे। न्यूमेरिकल 9 जो है वो क्या हमसे कहना चाह रहा है, अ वायर इज हैंगिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर सच दैट टॉप इज नॉट विजिबल ड्यू टू डार्कनेस। एक वायर जो है एक टावर से हैंग्ड है, लटकी हुई है, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर से, सच दैट टॉप इज नॉट विजिबल ड्यू टू डार्कनेस। और जो टॉप है टावर का वो विजिबल नहीं है। यहाँ पे तो मैंने फिगर में विजिबल दिखाया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम हमसे क्या कहना चाह रहा है कि टॉप जो है वो टावर का विजिबल नहीं है डार्कनेस की वजह से, मतलब रात का टाइम है जहाँ पे हम कहते हैं कि ये टॉप जो है का विजिबल नहीं है। हाउ डू यू कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर? पूरे टावर की
अब हाइट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो हाइट जो है हमें बतानी है, मतलब वो किस तरह से हाइट आप बता सकते, ठीक है। तो ये आसान है, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि एक वायर एक टॉप ऑफ द टावर से अटैच्ड है, ठीक है, लटकी हुई वायर है। हमें इस टावर का जो है हाइट, इस टावर की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। किस तरह से हम कैलकुलेट करें, क्योंकि टावर का जो टॉप है वो अंधेरे की वजह से वो विजिबल नहीं है, तो हमें उस टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है। किस तरह से कैलकुलेट करें, बहुत सिंपल और आसान है। किस तरह से है, अगर हम क्या करें कि ये जो वायर है ब्लैक आपको नजर आ रही है, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट को आप अटैच कर दें, एक बॉब को आप अटैच करें, ठीक है, और इसको क्या करें, आप ऑसिलेट कराएं, मूव कराएं, सिंपल हार्मोनिक मोशन दिलाएं। मतलब कौन सी मोशन, पेंडुलम वाली मोशन आप इसको दिलाएं। जब पेंडुलम वाली आप इसको मोशन दिलाओगे, ये वाइब्रेट करेगा। आप क्या करें, इसका टाइम पीरियड नोट कर लें। जब टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा तो फिर आप क्या करें कि टाइम पीरियड वाला फार्मूला यूज करें, ठीक है। जैसे कि ये फार्मूला हमारे पास है, तो इसको हम दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर किसके, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी का होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर यहाँ से खत्म होगा तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी एल अपॉन जी के, ठीक है। तो हमें ये लेंथ मालूम करनी है, किसकी लेंथ, इस वायर की, ठीक है। ये लेंथ जो है इस वायर की कितनी हमें मिलेगी, एल बराबर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर हमें मिलेगी, ठीक है। जब इस वायर की लेंथ हमें मिल जाएगी और वही लेंथ जो है वो क्या होगी, इस टावर की हाइट के बराबर होगी। समझ में आ गया आपको, यहाँ अभी भी कंफ्यूजन है? चलो मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। हमें क्या करना है कि टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है। हमारे पास क्या है, एक वायर जो टावर के टॉप से हैंग है, वर्टिकली लटकी हुई है, ठीक है। हमें क्या करना है कि उस वायर में से एक बॉब को अटैच करके और हमें उसको पेंडुलम वाली मोशन दिलानी है। जब पेंडुलम वाली मोशन आप दिलाओगे तो टाइम पीरियड आप उसका नोट करें। मतलब कि अगर ये 20 दफ़ा आप यहाँ से लेकर इस जगह से आप छोड़ोगे तो इसके 20 चक्कर आप जो है वो नोट कर ले, ठीक है। तो 20 चक्कर में कितना टाइम उसको लगेगा, वो टाइम आप उसको नोट करना है। जब टाइम आपको मिल जाएगा तो इस टी स्क्वायर की जगह पे आप वो टाइम रखें, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 है, वो वैल्यू रखें, और 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। मतलब टाइम हमारे पास, लेट सपोज कि हमें जो है 100 सेकेंड लगते हैं, ठीक है, हम सपोज करते हैं। तो 9.8 को इस 100 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है, 4 पाई स्क्वायर, ये 4 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 है, इसको स्क्वायर कर दे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी किसकी, इस वायर की लेंथ मिलेगी। और ये वायर की लेंथ किसके बराबर होगी, इस टावर की हाइट से, क्योंकि ये जो वायर है ये टॉप ऑफ द टावर से कनेक्टेड है। तो ऑलमोस्ट ये जो लेंथ हमें मिलेगी वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो इक्वल होगी किसके, टावर ऑफ हाइट की। तो आई होप कि ये आपको नंबर 9 भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ चलेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10 हमसे क्या कहना चाह रहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 20.0 इन 120 सेकेंड। एक पेंडुलम में उसकी ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो 20 फैक्टर दफ़ा 120 सेकंड में 20 फैक्टर दफ़ा जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हम यूँ कहते हैं डिकी होने का मतलब, यहाँ आप यूँ समझिए कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम का, वो डिकी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना 20 टाइम्स, कितने वक्त में 120 सेकंड में। बाय व्हाट फैक्टर हैज इट्स एनर्जी डिकेड इन दैट टाइम, कितने फैक्टर दफ़ा जो है इसकी एनर्जी जो है वो भी क्या हो रही है, इस टाइम में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आया समझ में या नहीं आया, मैं दोबारा समझा देता हूँ, आप दोबारा इसको समझे। एक पेंडुलम में, ठीक है, पेंडुलम का ये उसके अंदर एक बॉब अटैच्ड है, ओके। हम अज्यूम करते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड ये इतना है, वो एम्पलीट्यूड क्या है, x0 है। अब ये पेंडुलम क्या करेगा, यहाँ से मूव करके इस तरफ आएगा और यहाँ से दोबारा मूव करके दोबारा आए, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि 120 सेकंड में, मतलब टाइम तो चलता रहेगा ना, 120 सेकंड में इसका जो पहले जो एम्पलीट्यूड x0 था वो x0 120 सेकंड में जो है वो 20 मरतबा डिक्रीज हो जाता है। मतलब हम कहते हैं कि ये जो x0 है वो डिक्रीज हो चुका कितने, 20 फैक्टर दफ़ा। मतलब जो x0 जो पहले था वो 20 फैक्टर दफ़ा क्या हो चुका, डिक्रीज हो चुका, कितने टाइम में, 120 सेकंड में। तो जब पहले x0 इतना था, अब हम सपोज करते हैं कि 20 टाइम्स इतना ये डिक्रीज हो चुका है, तो इसकी एनर्जी कितनी डिक्रीज हो चुकी होगी पहले से,
वो एनर्जी जो है हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। जो पहले इस पोजीशन पर एनर्जी थी वो ई नॉट है, और इस जगह पे एनर्जी कितनी डिक्रीज हो चुकी होगी, एम्पलीट्यूड के 20 फैक्टर डिक्रीज होने तक 120 सेकंड में वो एनर्जी जो है हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम यूं लिखते हैं कि एनर्जी जो है, जो स्टार्ट में हम कहते हैं कि जो ई नॉट जो पहले थी वो 1/2 के एक्स नॉट इसकी एनर्जी थी, एक्स नॉट स्क्वायर इसकी एनर्जी थी। 120 सेकंड में जो इसका एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज हुआ, एक्स नॉट जो डिक्रीज हुआ, वो कितना हुआ, 1/2 के एक्स नॉट अपॉन 20 एक्स स्क्वायर है, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है वो कितने 20 फैक्टर दफ़ा क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। डिके का मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इस एक्स नॉट को डिवाइड कर दिया 20 से, और होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर दिया। होल स्क्वायर आप इसको ख़त्म करें, या आप ऐसा करें डायरेक्टली हम रेशो इसका ले लेते हैं। तो E2 को डिवाइड करें किससे, E1 से। तो E2 डिवाइड बाय E1 बराबर किसके होगा, पहले आप E2 की वैल्यू रखें 1/2, ये वाली मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी ये रख दी है, 1/2 के एक्स नॉट अपॉन 20 होल स्क्वायर। फिर E1 से मैंने जब डिवाइड किया तो ये E1 का मैंने रखा डिवाइड में। अब यहाँ पे 1/2 और 1/2 कैंसिल, के और के कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, उसको हम इस तरह लिखते हैं कि E2 अपॉन E1 बराबर ये 20 का जब हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, तो और एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 400। बाकी ये जो डिवाइड में एक्स नॉट बच रहा है उसको मैंने यूं लिखा है 1/x नॉट स्क्वायर। अब ये एक्स नॉट स्क्वायर और ये एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 1, और ये डिवाइड में 400, तो E1 तो E2 अपॉन E1 बराबर किसके होगा, 1/400 के। अब आप देखें कि E2 किसके बराबर होगा, E1, जब E1 इस तरफ जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो E1/400 होगा। अब कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है, आप देखें जो पहले एनर्जी थी उसका 400 टाइम जो है 400 फैक्टर दफ़ा एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम इसको मज़ीद यूं भी लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू 1/400 और ये E1। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी जहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है 20 फैक्टर दफ़ा क्या हो रहा है, जो पहले एम्पलीट्यूड था उसका 20 फैक्टर दफ़ा जहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ, वहाँ पे जो एनर्जी जो डिक्रीज हुई वो कितनी मरतबा डिक्रीज हुई, 400 फैक्टर दफ़ा क्या हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हुई है, वो E2 है, ठीक है। 120 सेकंड में जहाँ पे एम्पलीट्यूड 20 फैक्टर दफ़ा डिक्रीज होगा, वहाँ पे एनर्जी जो है वो 400 दफ़ा जो है वो फैक्टर दफ़ा जो है वो क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी। और यही जो है हमारा जो है बुक का आंसर भी यहाँ पे वही है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल नंबर 10 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।